सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हालात हैं और आपने देखा कि आए दिन वहाँ पे कोई न कोई जुल्म की नई दास्तान शुरू हो जाती है और अभी पिछली का मसला हल नहीं होता और नया कोई स्यापा पड़ जाता है। इलियास चुनौती साहब, कौन नहीं जानता, ये क्या फरमा रहे सुनते जी। फिक्स करते दोनों साइड से जनाब मोहम्मद इलियास चुनौती साहब। ये पार्लियामेंट में जी। जनाब चेयरमैन शुक्रिया। लॉ एंड ऑर्डर पर बात हो रही है। गुजारिश ये है कि हम हर रोज ही सुबह सोशल मीडिया पर देखते हैं, कभी किसी जिले में कभी किसी जिले में, कि कोई एक वडेरा किसी बेचारे गरीब नौकर को पकड़ता है, लातों से, घूंसों से, डंडों से बारिश कर देता है कि तुमने मेरा फलाना हुक्म क्यों नहीं माना। जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। दिन दिहाड़े डकैतियां हो रही हैं। परसों तरसों हमारे चिनियोट में हमारा एक अजीज है मोहम्मद शाहिद, वो घर से निकला, वर्कशॉप पर पहुंचा, वर्कशॉप का दरवाजा खोला नहीं है कि दो डकैत आए हैं, एक ने हेलमेट पहना हुआ है, दूसरा वो मुनासा मारा हुआ है जी, और वो उसके कान पर यानी कनपट्टी पर पिस्टल रख दिया और कहा निकालो पैसे। उसका बटवा खाली करके 2 लाख रुपया वो ले गया। मैंने डीपीओ साहब को मैसेज तो किया, कहते हैं पकड़े जाते हैं, एफआईआर होती है, लेकिन ये हर रोज की ये शक्ल जो है वो बन गई है। पुलिस वाला कहीं जाता है, वो रेड़ी बांध को छोटी सी गलती हो जाती है, कोई ऐसा ठुड्डा मारते हैं कि उसके सब्जी फ्रूट सारा उंडेल देते हैं, फिर उसको ऐसी पिटाई करते हैं कि वो दोबारा शहर का रुख जो है वो ना करे। चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और जो सही वाकया होता है, जेन्युइन कोई लड़ाई हो जाती है, कोई मामला हो जाता है जिसकी सही एफआईआर होती है, वो जेन्युइन एफआईआर कराने में बड़ी बड़ी सहूलतें तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन 2 नंबरी किस्म की जो एफआईआर है वो भागते भागते वो गोया थाना के दरवाजों पर ठेकेदार बैठे होते हैं, आ जाओ करवा लो एफआईआर। तो ये बहुत तकलीफ वाला मामला है। अगर कोई मुकदमा हो जाता है तो मुकदमात को इतना लटकाया जाता है कि वो मुद्दई को जब इंसाफ नहीं मिलता तो पुलिस की तरफ देख देख के वो थक जाता है, फिर वो खुद चल पड़ता है इंसाफ लेने, और सूरत हाल जो है वो खाना जंगी की जो है वो बन जाती है। एक नया इदारा बनाया है सीसीडी, वो जाहिर पहले सीटीडी होता था, वो भी बड़ा एक जालिम इदारा था, ये बन गया नया, पता नहीं उससे मकासद पूरे नहीं हुए। अच्छा है कि क्राइम पर कंट्रोल हो, लेकिन हमारे जिला चिनियोट में जिस शख्स को सीसीडी का इंचार्ज बनाया गया है वो कादियानियों का मरहून मिन्नत है। मुद्दत से वो कादियानियों के रिहायश में चिनाब नगर में रिहायश पजीर है, इतना बड़ा जिले का अफसर है, तो उसको अपना कोई मकान जो है वो नहीं मिलता। तो इस किस्म के खास ज़हन रखने वाले लोग अगर उनको इस किस्म के इदारे हवाले किए जाएंगे तो फिर इस सूबे का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नाज़रीन, बात ये है कि ये मौलाना मंजूर चिन्योटी आप जानते होंगे, उनके शायद साहबजादे हैं, और चिन्योट में ख़त्म नबूवत के ये बहुत बड़े मुजाहिद हैं, आशिक़ रसूल भी हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जो चिन्योट के लोग हैं उनकी जो तरबियत की है उसमें जो ज़्यादा हाथ है इन्हीं की फैमिली का है। इन्होंने उनका बेड़ा उठाया हुआ था और फिर वहाँ पे अभी ये खुद ही बता रहे हैं कि हालात ठीक नहीं हो रहे। चिन्योट ज़िला जो है काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो अहमदी भी हैं, लेकिन बड़ी तादाद में दूसरे लोग रहते हैं। अब तरबियत तो इन्होंने करनी थी और वहाँ पे जो तरबियत इन्होंने की वो आप सबके इल्म में, अभी खुद ही वो बता रहे हैं कि वहाँ पे बंदा कत्ल हो गया क्योंकि इन्हीं की तरबियत का नतीजा है। इन्होंने वहाँ पे आशिक़ रसूल पाले हुए हैं, मुजाहिद ख़त्म नबूवत और बड़े बड़े लोग हैं।
अगर कोई ऑफिसर जो है इनकी बात नहीं मानता, ये नहीं कि कानून की बात नहीं मानता, इनकी बात, जिन साहब का ये नाम ले रहे हैं कि वो जनाब कादियानियों की बड़ी हिमायत करते हैं, अगर वो इंसाफ से बात करेंगे, हाँ, ये इनके कहने पे अगर वो झूठे मुकदमात लोगों के ऊपर बनाएंगे तो फिर वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन का कोई लेना देना नहीं इसमें। इसमें जिस इलाके, ये वडेरे की बात कर रहे हैं ना, मैं वो शीशा थोड़ा सा दिखा दूं इनको, यही वडेरे हैं, ये जिनको तकरीर कर रहे हैं पार्लियामेंट में, ये वडेरे ही हैं। और यही वो लोग हैं जो पालते हैं ऐसे लोगों को, जेल की पुष्टपनाही हासिल होती है और वो गरीबों का जो वहाँ पे हशर कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। पिछले दिनों जो वाकया पेश आया कराची में और उसका जो तमाशा बना हुआ अभी भी, जिस तरह वो बच्चे को चपेड़े पड़ रही है, उसकी बहन कह रही है हाथ जोड़ रही किसी कुछ ना को, तो ये वडेरे ही है जिन्होंने इनको पाला हुआ है। उनको पता होता है कि हमें कुछ भी कहने वाला कोई नहीं। तो ये सबसे बड़ा झूठ तो यहाँ असेंबली में बैठ के खुद बोल रहे हैं ये लोग। यही उन चोरों को, डाकुओं को और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनकी ज़मानतें कराते हैं, उनके लिए सहूलतकार बनते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने कच्चे के डाकू पाले हुए हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने पक्के के डाकू भी पाले हुए हैं। बाकी आप समझ गए होंगे। और इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये साहब जो तकरीर कर रहे थे, इनकी उम्र गुजर गई चिन्योट में खिदमत करते हुए, मगर चिन्योट के हालात ठीक ना हो सके। मैं कई दफ़ा आपको बताता रहता, मगर क्योंकि ये जितना प्रोपेगेंडा वहाँ पे बैठ के मज़हब के लिए चिन्योट मशहूर है, आपको पता है। और वहाँ पे आए दिन ऐसे-ऐसे प्रोग्राम बनते हैं जो इस्लाम के लिए नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कि दूसरों जो फ़िरके वाले हैं या मज़हब वाले हैं उनको तकलीफ़ कैसे देनी है, उनके लिए मुश्किलात कैसे पैदा करनी है। वहाँ पे ये नहीं है कि किसी को इस्लाम सिखाना। अच्छा जी, अगर आपने इस्लाम सिखाया होता तो फिर आप खुद ही पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ आपने सुन लिया, अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। एक चीज़ ध्यान में रखें, पुलिस जो है, जितने वडेरे हैं, जितने ये एमएनए एमपी है, इनके आगे पीछे दौड़ लगा रही होती है। उनको आम शहरी से कोई दिलचस्पी नहीं। टैक्स आम शहरी देगा, वो इनको भी पालेगा, इनके आगे पीछे जो पुलिस दौड़ लगाती है उनको भी पालेगा, उनके बच्चे भी पालेगा। एफआईआर इनके बगैर नहीं काटी जाएगी। जिनको ये तकरीर करके सुना रहे हैं ना, इनका फोन आ जाए किसी का तो कोई एफआईआर नहीं पुलिस स्टेशन में काटी जाएगी। बदकिस्मत कौम देखें हमारी, कि वो जिन लोगों को लेके आते हैं कि ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वही डाकू राज शुरू हो जाता वहाँ। और नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का किला। ये आप चिन्योट में चले जाएं, मैं चिन्योट की बात ही करता हूँ, मेरा देखा हुआ ये शहर, आपको कुछ चीज़ खालिस नहीं इस शहर से मिल सकती। कोई ऐसी चीज़ वहाँ दूध, दही, कोई चीज़ किसी से भी जाके चेक कर ले, आपको खालिस नहीं मिलेगी, मिलावट। क्योंकि वहाँ पे ये बड़े-बड़े ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन रहते हैं, इस्लाम के ठेकेदार रहते हैं। मैं पिछले दिनों, एक मेरा दोस्त है यहाँ यूरोप में होता है, वो कहता हम वहाँ से गुजर रहे थे चिन्योट से, हमने कहा नाश्ता कर लें। कहता मैं हैरान था कि इतना गंदा नाश्ता वहाँ पे। वो खुद यहाँ मुझे आके बता रहा था। मेरे साथ खुद भी इस तरह एक दो वाक़या चिन्योट में हुए। तो मेरा सवाल ये है ये लियास चिन्योटी साहब से कि सर, इतनी सालों से आपका फैमिली जो है पूरी, जो आपकी है वो पूरी मेहनत कर रही है, मगर वहाँ पे तो आप लोगों को ये नहीं बता सके कि अखलाकियात क्या है, इंसानियत क्या है। वजह उसकी यही है जो मैंने अभी बताई आपको, इसमें तवज्जो नहीं दी गई। पूरे पाकिस्तान की ये हालत है, वो डेरे है, वो उनमें शर्म नहीं है, हया नहीं है, वो जिसको चाहते उठा लेते हैं, सड़क पे मारना शुरू कर देते। उनको पता है कि हमें पूछने वाला कोई नहीं, हमारे ऊपर कवानीन लागू नहीं होते। जब आपने सुबह से शाम तक पार्लियामेंट में बैठ के सारा दिन प्रोपेगेंडा ये करना कि फलां पार्टी का बेड़ागर्क कैसे करना, फलां मजहब के लोगों का, फलां फिरके के लोगों को परेशान कैसे करना, जब आपकी
पूरा सिस्टम ही इस चक्कर में लगा हो कि लोगों को तकलीफ कैसे देनी है, तो फिर वहाँ पे तरबियत आपको ऐसे करेगी, क्योंकि आपकी अपनी तरबियत नहीं हुई। तरबियत का जो सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो है सच। मैं शर्तिया कहता हूँ, आपकी पार्लियामेंट, सेनेट, आपके जिस इदारे में भी लोग बैठे हुए, कोई भी ले ले, सुबह से शाम तक झूठ 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 झूठ, और एंड पे क्या निकलेगा? एंड पे जी यहाँ पे जी कवानीन जो है उसके मुताबिक सिस्टम नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये कहानियां सुनाते हैं। ये ऐसी बदबख्त कौम है कि जो इनको इज्जत देता है उसी पे जुल्म करते हैं। अगर कोई ईमानदार अफीसर आ जाए, उसको प्रिंसिपल साहब भी फरमा रहे हैं कि ये जी चुनाव नगर कादियानी जो रहते हैं उनकी ही हिमायत करता है। ये जो चिन्योटी साहब है, इनके कहने पे वो रोजाना को 200-400-500 लोगों के ऊपर 295 298 लगाए, बल्ले बल्ले थे, शाबाश शाबाश। आज ही मैं देख रहा था 2024 में 700 पता नहीं कितने लोग हैं जिनके ऊपर तौहीन मजहब लगाई गई। अच्छा, वो अहमदी नहीं है, वो भी जेलों में चले गए, इनके कवानीन बनाए हुए। कितने लोग जो है जान से जा चुके। हालत ये है कि कभी किसी टिकटॉकर को कत्ल कर दिया जाता है, इनकी तरबियत है। अजी ये टिकटॉक क्यों बना रही थी, एक सना यूसुफ लड़की है, उसके कजन ने कत्ल कर दिया, गैरत के नाम पे कत्ल कर। वैसे कोई गैरत नहीं इनको आती, वैसे हर काम 2 नंबर है। अगर कोई इस तरह अपना फैमिली में टिकटॉकर मान जाए या यूट्यूब पे प्रोग्राम, तो इसको बुरा समझा जाता है। बाकी और किसी बुराई को हम बुरा नहीं समझते। वो भूखे मर जाए, वो प्यासे मर जाए, वो फाका कशी में मर जाए, वो जिस तरह मर्जी मर जाए, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि भूख की वजह से शायद कराची में एक बहन जो है वो मर गई है भूख की वजह से, और दूसरी जो उसकी हालत भी खराब है, पता नहीं कितने दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। आप वहां पे देखे ये पार्लियामेंट, आपकी इनके खाबे शाबे देख के, इनके सेहतें देखे, दूसरी तरफ अवाम की सेहत देख ले, इनके बच्चों की सेहतें देख ले, अवाम के बच्चों की सेहतें देख ले, आपको वहां से पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो हर जगह पे मजहबी कार्ड खेला जाता है, कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। मुझे लोग कहते हैं आप इतने मैं आप बताओ, पार्लियामेंट में बैठ के वो झूठ बोल रहा है, गलत बात कर रहा है। मकसद ये होता है कि उस अफीसर के खिलाफ इनके दिल में नफरत पैदा की जाए, और वहां पे ऐसा अफीसर लेके आए जो इनके मुताबिक चले, जो दिन को दिन और रात को रात के ये के जैसे हम कह रहे हैं वैसे चलना चाहिए। फिर इनके मुताबिक निसाम 70 साल से ये यही कहानियां सुना रहे, 70 साल से, जब रात दिन आप जिन कामों में पड़े हुए हैं, फितना और फसाद के, वहां पे आप किस तरह इंसाफ ले सकते? आपकी अदालतें 2 नंबर, आपकी हर जगह पे अदालतों की हैसियत ही कोई नहीं। जज खरीद लेते हैं या वकील खरीद लेते हैं, यही लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए। मैं कल शायद देख रहा था सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट, औरत को इंसाफ नहीं मिला, उसके बेटे को कत्ल किया, जज ने जमानत दे दी क्योंकि जज को माल मिल रहा। उसने कहा चलो, बेटा गरीब का, वो औरत जो है वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी इसी में कि मेरे बेटे को इसने कत्ल किया, सामने कत्ल किया, और उसके बाद भी जज ने उसकी जमानत दी। कौन कौन सा वाक्य आपको बताऊं? मगर पाकिस्तान में इनके ख्याल में सबसे बड़ा मसला यही है कि इस्लाम जो खतरे में है वो अहमदियों की वजह से खतरे। अब तो कई लोग आके यहाँ पे प्रोग्राम करने शुरू कर देते हैं कि यार जान दो, झूठ के भी कोई हद होती है, आपने तो तमाम हदूद ही पार कर दी, आपने तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा किसी काबिल भी लोग। ये जनाब आए दिन देखे कॉन्फ्रेंसें होती हैं इस्लाम के नाम पे, वहां पे क्या क्या होता है, इस्लाम की कोई बात नहीं होती, सारा दिन यही होता है तकलीफ कैसे देनी है किसी को, इसके अलावा कोई नहीं। और इस्लाम कहता है कि लोगों को तकलीफ ना दो, मगर इन्होंने उल्ट चलना है, जो इस्लाम ने कहा उसके मुताबिक नहीं चलना। अभी मैं देख रहा था हाजी गए, वो कहता है वो खाना कुछ लोगों को ऐसा दे के सोशल मीडिया पे वीडियो चला रही है गवर्नमेंट, कुछ अच्छा खाना दे के, और बाकियों को वो कहते हैं खाए नहीं जाते, इतना गंदा खाना दिया जा रहा है। वो भी वीडियो मेरे पास। धोखा दही, ये जो आज भी 67,000 लोग नहीं गए, पैसे किधर गए किसी को नहीं मिले।
ये जनाब इन्होंने खिदमत की है, पहले मंजूर चिन्योटी ने, फिर लियास चिन्योटी ने, फिर ये जितने चिन्योटी या जितने भी पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए, कौम को ये तोहफा दिया। ना कौम के पास आइन, ना कोई कवानीन, ना इज्जत, ना एहतराम। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सुन ले, वो जो देते हैं 500 वो रख लेता है। ये किस चीज़ का बाजी? पूछा तो आपको दूसरे भी नहीं मिलने, ये वहां पे जाने, ये जो बैठे हुए पार्लियामेंट में इनके पास जाने हैं। ज़ाहिर है ये सभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे पाल रहे हैं, सदके खैरात गवर्नमेंट ये जो इमाम का टैक्स है उसी पे पाल रहे हैं। आप जाके चेक कर लें, कोई ना कोई तरीके से इनके पास वो माल पहुंचता है। तो लिहाज चिन्योटी साहब गिरेबान में देखें अपने, पहले घर में शीशा तो होगा कोई ना कोई, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। तो फिर पता चले कि ये जनाब आपने इस्लाम दिया लोगों को। अब इस पर और क्या क्या कहो, इतने लंबी लंबी कहानियां रोजाना नजर आती हैं। खैर, हमारा फर्ज है सच बोलना, और आप सच बोले उसके बाद देखें। ये तारिक जमील, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, उसने भी कहा था 12 पार्टियां मिलकर जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, उन 12 पार्टियों ने इसकी मंजी ठोक दी। अब तारिक जमील जैसा बंदा जो कहता है मैंने इनको दीन सिखाया है, उसके साथ ये हो सकता है, तो हम आदमी के साथ क्या हो सकता? अगर दीन सिखाया होता तो ऐसे तो ना होता, क्योंकि दीन का तो तल्लुक ही नहीं इनके साथ, इंसानियत का तल्लुक नहीं। नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पूरी दुनिया में क्या हालात हैं इस वक्त, और आप सबके इल्म में है कि यूक्रेन में काफ़ी तबाही इस वक्त मचा दी है रूस ने, और जर्मनी, इंग्लैंड, यूरोप के दूसरे ममालिक में भी खलबली मची हुई है। हमारे साथ होंगे सर महमूद, और पाकिस्तान पे भी नज़र डालेंगे क्या वहाँ पे चल रहा है। सर, क्या चल रहा है? पाकिस्तान से शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो वही चल रहा है कि जो नॉर्मल वहाँ की रूटीन का काम है कि बाकी लोग रास्ते बंद करते जाओ, और मजहब के नाम पे जो मुमकिन है वहाँ पे वही रूटीन का काम चल रहा है। अलबत्ता कराची के अंदर जो है सुना है कि पिछले 36 घंटों में कम अज कम 25 जो है जलजले आ चुके हैं, और शनीद ये है कि बड़ा जलजला आ सकता है। जेल तोड़ा गया है, जेल तोड़ने के बाद किस तरह के लोग निकाले गए हैं, कहाँ लोग निकाले गए हैं। आपको याद होगा आज से कुछ 6-7 साल पहले बन्नू जेल तोड़ी गई थी, और बन्नू जेल से 300 लोग निकाले गए थे। कुछ लोगों के बारे में कहा था कि ये जो है वो हाई लेवल के तालिबान है, और कुछ लोगों के लिए कहा गया था कि ये यहाँ से बहरीन भेजे गए हैं। याद होगा आपको। बिल्कुल। अब जेल जिस तरह तोड़ी गई है, आप जिस तरह की कहानियां कर रहे हैं, वहां पे वज़ीर इत्तलात जो है वो कह रहे हैं जो वापस नहीं आएगा उसको 7 साल सजा होगी। तो अब जो वापस नहीं आएगा उसको 7 साल सजा तुम कैसे दोगे? उसके बाद पंजाब के अंदर जिस तरह की कार्रवाइयां और ये रियासत कर रही है, वो रियासत के पाले हुए लोग कर रहे हैं। जिस तरह की हुकूमत की पॉलिसियां चल रही हैं, IMF ने 50 पॉइंट्स को दिए हुए हैं, उन पे बात हो रही है। इनकी बजट जो है वो फंसा हुआ है। ठीक है, अपोजिशन नहीं है, लेकिन बजट जिस तरह के उनके हैं, सरकारी मुलाजमीन है वो हाथों की तरफ देख रहे हैं गवर्नमेंट के। जब उनकी अपनी तरफा बढ़ानी थी, उन्होंने 180% जो है वो उसको वो बढ़ा दी थी, उन्होंने रातों रात बढ़ा दी थी। जब सरकारी मुलाजमीन की, चौकीदारों की, PMs की, नायब कासद की आती है, तो फिर वो पता नहीं उनका हमारे नायब कासद IMF के अंडर आते हैं या किसी और के अंडर आते हैं, उनकी तनख्वाह का फैसला वो करता है। अलबत्ता ये एक वजीरों मशीरों की जो है वो खुद करती है। ये सारे हालात हैं। आपने यूक्रेन की बात की, यूक्रेन ने थोड़ा पहले पाकिस्तान की बातचीत कर लें, थोड़ी पाकिस्तान भी। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए इस तरह के मामला है सारे, और 9 बंदों का वफद गया हुआ है, अमेरिका गया हुआ है। यकीनन वो निश्चितन गुफ्तन बर्खास्त नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ ट्रंप से ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद सबको अंदाजा होता है कि अगर ट्रंप के साथ मुलाकात करनी है तो क्या हो सकता है हमारे साथ। तो वो मेरे ख्याल में सबकी मौजें लगी हुई हैं, सब उसको एंजॉय कर रहे हैं जो कुछ हुआ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत जो तैयारियां कर रहा है, भारत जिन मामलात में है, जिस तरह के उसके बयानात आ रहे हैं, फौज की जो है वो मूवमेंट नजर आ रही है, उसमें कुछ अंदाजा नहीं है कि वहां से क्या होगा। धमकियों पे वो धमकियां भी दे रहा है, वो कहता है प्रेशर रुका भी नहीं है, और वक्ती उसमें आया हुआ है। पाकिस्तान के कुछ संजीदा हल्के भी कह रहे हैं, लेकिन तैयारी कितनी है, क्योंकि हमारे जो
सीनियर तरीन जो आर्मी अफसर जो है उन्होंने कहा जी 96 घंटे तक हमने खुद दफा किया, फिर बाकी हमारा चीन ने किया है। अब 96 घंटे तक कैपेसिटी थी आपकी या क्या था, ये सारे सवाल है और आने वाले वक्त में इनके जवाब मिलेंगे, लेकिन 10:30 नहीं। ईद वाले दिन हमले का मैसेज दिया है किसी तरीके से कि हम ईद वाले दिन हमला करेंगे, इस तरह की अफवाहें छोड़ने का मकसद सर? देखिए अफवाह इस तरह की होती है कि ईद वाले दिन चूंकि बहुत सारे लोग जो है फौजी छुट्टियों में जाते हैं, उसके बाद एंगेजमेंट, इंटरनल एंगेजमेंट भी होती है जिस तरह रियासत ने अपने खुद पाले हुए हैं। फिर ये है कि वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी, वो आपकी इंटेलिजेंस वो भी मसरूफ होती है। मैं चूंकि फिर वही चला जाऊंगा कि जो आपके लब्बैक वालों को बताया जाता है कि इनकी नमाज जो है वो 12:35 में नमाज होती है, तो ये करता कौन है? लब्बैक वाले करते हैं, कोई और करता है, कोई इदारे करते हैं ना। तो वो जब इदारों की मसरूफियात इस तरह की हों तो दुश्मन भी ऑब्जर्व करता है कि इनके ईद वाले दिन क्या होता है, जुम्मे वाले दिन का क्या होता है। आप देख लें कि हमारे जितने खुद का बम्बार होते ठीक है, उसमें जुमे के इस्तेमाल में भी बहुत सारे हुए, लेकिन बाजारों में भी हुए, शहरों में भी हुए, चौक चौरास्तों में भी हुए, फौजी छावनियों में भी हुए, थानों में भी हुए। तो जुमे वाले दिन इसलिए कि हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं शायद उनकी कोई उस दिन की एंगेजमेंट कुछ और तरह की होती है, और जिस तरह की मिसाल दे चुका हूँ कि शायद वहां मसरूफ होते हैं, तो इसलिए अगर उसने धमकी दी है तो ये जुमे वाले ईद वाले दिन की भी धमकी हो सकती है, क्योंकि ईद वाले दिन जो है वो आपके सिक्योरिटी ऑफिशियल जो है वो क्योंकि एक ही जगह पे होते हैं और बहुत सारे लोगों के आगे पीछे होते हैं, तो इस तरह हो सकता है। तरीके लबैक वाले भी ईद वाले दिन काफी बिजी ही हैं, क्योंकि उन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि कुर्बानी जो है वो अहमदी अगर कहीं करते देखे जाएं तो उन्होंने पुलिस को इतला देनी है और वो फिर पुलिस आएगी, उनके ऊपर केस बनाएगी। तो इनकी मसरूफियत ही बहुत ज्यादा है ना ईद वाले दिन। जी जी, उनकी मसरूफियत इसलिए है कि रियासत के पाले हुए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कोई अगर कोई समझता है कि रियासत के पाले हुए नहीं है तो वो देख ले पंजाब गवर्नमेंट ने कहा उनको, आज तक इतने इंसिडेंट हुए, इतने चर्चे हुए, इतनी जगह पे हमले हुए, इतने लोग कत्ल हुए, उसके बाद उन्होंने कबूल किया। एक बच्ची थी डॉक्टर मरी इस्लामाबाद में, बहुत गलत हुआ, उसका कातिल वो कहते जी 113 कैमरे हमने ट्रेस करके वो फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर महमूद जो है, शेख महमूद हैं, उनके कातिल कहाँ पे गए हैं? वो कसूर वाला बच्चा जो था उसके कातिल कहाँ पे गए हैं? बाकी जो डॉक्टर लाला मुसा मरा था उसका कातिल कहाँ पे गया? जो भावलपुर में मरा था उसका कातिल कहाँ गया? जो पिंडी में जिसको लगा के मारा था उसका कातिल कहाँ गया है? सवाल ये पैदा होता है कि जब वहां कातिल जो है वो अभी तक नामालूम है या कहीं और हमारे सामने नहीं आए हैं तो यहाँ पकड़ा गया है। अब दूसरी बात यह है कि क्या वो मुलवस नहीं है? अब आपने बात की है, उस पर आ रहा है कि जो उन्होंने घरों के बाद सिक्योरिटी मुकर्रर की है लब्बैक वालों की, मुखबर या गली के कुत्ते आप कह रहे हैं कि वो घरों के बाहर खड़े होंगे कि वो देखेंगे कि किस घर के अंदर से नाली में खून आ रहा है, किस घर के अंदर बकरा जब आने की आवाज आ रही है, और कहाँ पे बकरा है, कहाँ पे मुंह में चुनिया चलने की आवाज आ रही है। इतना देगा और इतना देने के बाद थाने की पुलिस आएगी। और पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया हुआ है कि जो आगे पकड़ा गया तो उसको 5 लाख में जुर्माना होगा, और लब्बैक वालों ने कहा हुआ है कि जो बकरे की निशानदेही करेगा उसका इनाम भी होगा। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने वो 5 लाख रुपए में से उसका कमीशन रखा है कि जब कमीशन रखा हुआ है फिर वो कमीशन पे बात होगी, क्योंकि 5 लाख में से दोनों ने कुछ आधा करना होता है। ये वही हुकूमत है जो अहमद कासी को भेज गई थी, और अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने एक लफ्ज कहा था जो शायद मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ तो ये मामला यही है। अच्छा, नमाज का भी मसला है, जिस तरह ईद का नमाज भी नहीं पढ़ सकते। मैंने वो पहले कहा ना कि वो फिर उनको इंटेलिजेंस दी जाती है कि वो नमाज होती है, तो आप नमाज का भी आ गया, उसके बाद ये भी आ गया, आप तो एक ही काम रह गया कि फिर चेक कर लें कि मुसलमानों की तरह किसी को कुछ बात नहीं पड़ रही है किसी की। अच्छा सर, क्या इसमें मुलवस नहीं है? आप एक तकरीर आज आपने प्रोग्राम लगाया हुआ था तो इलियास यूनिटी का, ये तो पूरा फितना घर जो है पूरा फितने का ये मौजब है। आप असेंबली में देख रहे हो, उसने दहशतगर्दी पे बात नहीं की, उस मुल्क जंग पे बात नहीं की, उसने सरहदों पे जो है वो बात नहीं की, उसने महंगाई पे बात नहीं की, उसने बजट पे बात नहीं की, उसने गरीबों की बात नहीं की, उसने बेवाओं की बात नहीं की, उसने पानी जो है ये चिन्नौर से गुजर गया था ना जनाब, उसने उसकी बात नहीं की है। उसने बात की है, उसने कहा जी कि ये फलां जो है इसका तल्लक वहां पे इसका साफ कर रखता है। इस मुल्क का देख लें कि अलमिया क्या है, इस मुल्क का इस मुल्क की परेशानी क्या है, कि इस मुल्क को न जंग का खतरा है, न पानी का, न फलाइन का, सिर्फ एक मसला है कि कोई कुर्बानी न कर जाए, नमाज न पड़ जाए, और ये लगे रहने उनको, फिर हमने क्या करना इनका। अच्छा, लिहाज चिन्योटी ने ये जो बात कही कि जनाब वहां पे जो बंदा लगा हुआ है वो अहमदियों की हिमायत करता, तो पूरे पाकिस्तान में तो दूसरे लोग लगे हुए हैं जो दूसरे लोगों की हिमायत करते, दूसरे पाकिस्तान के हालात क्यों ठीक हो रहे? नहीं, ये अजीब बात यह है कि उस मुल्क के अंदर एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है। जब पहले बंगाली था तो अक्सरियत से आपको खतरा था, आपने बंगाली को तोड़ा, फिर उसके बाद उसको अलग किया आपने, अब आपको अकलियत का खतरा है। पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर कम अज कम लाखों के सारे स्कूल हैं,
उन स्कूलों में टीचर भी हैं, मौलवी भी हैं, कारी भी है, फलां भी है, फलां भी है, फलां फिरके का फलां भी। अगर कोई अहमदी एक स्कूल टीचर हो तो इनका बदो खतरे में पड़ जाता है। किसी जगह पे ये इनका सदर भी इनका, वजीर आजम इनका, 50 जर्नल भी इनके, उसके बाद जजेस भी इनके, एहलकार भी इनके, सारा पूरी जो 25 करोड़ की जो है वो आबादी भी इनकी, इनकी ब्यूरोक्रेसी भी इनकी, इंतजामिया भी इनकी, मुकन्ना भी इनकी, हुकूमत भी इनकी, इलेक्शन कमीशन है इनका, सारा सिस्टम इनका। लेकिन किसी जगह पे अगर कोई एक अहमदी नजर आ जाए कोई, या कहीं कोई इस पे हो, मसला ये है कि अहमदी हो या ना हो, कोई अगर एक बंदा कहीं ईमानदारी की बात कर रहा हो या इनके आगे वो लगा ना हो तो फिर उस पर लेबल लगाते हैं, लगा के करते हैं। तो इस कौम को, जिस कौम का अलमिया ये हो कि वो 25 करोड़ होते हुए उसको एक बंदे से खतरा है, और असेंबली में खड़े होकर मैंने कहा कि चनाब खुश्क हो चुका है, दूसरे तरह को सतलुज को बंद करने की कोशिश में है, और उसके बाद जंग का वो ईद का दिन आप कह रहे हैं कि उसने धमकी दी हुई है। उसके बाद आप दुनिया जहां के अंदर हाथ तेजी से बदलते जा रहे हैं। IMF के आपके पास आप गिर भी पड़े हुए हैं। कल की खबर थी कि जो दाश का अरसान है उसका भी कोई मायदा अंदर हुआ है। कराची के अंदर जेल तोड़ के कितने बड़े हाई लेवल के दहशतगर्द भागे, लेकिन कोई उन पर बात नहीं करेगा। बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि ये रब्बा में रहता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो ईद पे लोग बकरे खरीद रहे हैं या जानवर खरीद रहे हैं, वो वहाँ भी जालसाजी हो रही। कोई कल भी मुझे वीडियो आई है कि दांत लगा के जैली किसी को नोट जैली दे गया, क्योंकि इस्लाम खतरे में। तो सिर्फ एक वजह से ही होता है, इन चीज़ों की वजह से नहीं होता। अच्छा सर, दुनिया के हालात पे ज़रा नज़र डाल लें। जर्मनी, इंग्लैंड क्या देखते हैं? रूस तो बड़ा गर्म हो गया है उस दिन से, वो तो बैठने नहीं दे रहा। एक बात यह है कि रूस जब आया था, रूस ने दरअंदाजी की थी, और एक उसने फर्जी जो है अपने लिए खौफ खड़ा करके उसने यूक्रेन पे हमला किया था। और उसके बाद वो वहां पे आया, फिर उसकी जहन में ये था कि मैं जो 2023 में 9 मई 2023 को उसका ख्याल ये था कि मैं यहाँ पे जश्न मनाऊंगा, मुल्क फतह करके चला जाऊंगा। वो उसके साथ हुआ नहीं है। अब जिस तरह का वो होता रहा है, फिर जब इनके दरमियान कोई बात चलती रही है तो वो उस पर एग्रेशन करता रहा, उनके नुकसान पहुंचाता रहा है। अब इन्होंने घुस के वहां पे अंदर उसका बहुत बड़ा नुकसान किया। 41 उसके जहाज जो है वो मारे गए हैं। अभी जो परसों हुआ 1000 किलोग्राम तक उन्होंने वो दरिया अंदर पानी के अंदर जो है वो लगा के उन्होंने तो वो उसका उड़ा दिया है। ये कहते हैं कि पिछले 70-80 साल में सबसे बड़ा उसका नुकसान हुआ है रशिया का। उसके बाद मेरा ख्याल है कि इस जंग को, चूंकि खतरा ये था कि जर्मनी को भी और बाकी का भी, कि ये जंग जो है, ये चूंकि धमकियां दी जा रही थी कि अब मैं आगे बढ़ के हमला करूंगा और इस तरह के खदशात मौजूद थे जर्मनी के अंदर, तो मेरे ख्याल में नेटो ने फैसला किया कि उसको उसके अंदर रोको, और उसके बाद ये जंग अगर उसके अंदर मुल्क तक ले जानी जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जंग वो लड़ रहा था यूक्रेन के अंदर लड़ रहा था, और बाकी भी जो है अपना जोर वहां लगा रहे थे। अब वो जंग धकेल के वापस वो देखे 4000 किलोमीटर अंदर हमला किया उसे यूक्रेन ने अंदर जाके। और उसके बाद कल की खबर ये थी कि 22 लाख जो है वो सिगरेट्स के डॉक्यूमेंट्स, अल्लाह आलम हमारे पास चूंकि सुनिश्चित खबरें आती है, सोशल मीडिया खबरें कि 22 लाख डॉक्यूमेंट्स उसके अमेरिका में लीक हुए थे, तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। आज उसने अपना वफद जो है वो कोरिया भेजा है। कोरिया से उसको कितनी अमदाद मिलेगी, चीन उसका कितना साथ देगा। उसके बाद ईरान वाला ऊँट जो है किस करोड़ बैठता है, अमेरिका के मुज़ाकरात किस साथ पहुंचते हैं। तो ये आने वाले हफ्ता 10 दिन जो बड़े हैं में, और रशिया यकीनन कोई ना कोई रिटालिएशन करेगा। लेकिन रिटालिएशन करने के बाद आपने देखा कि ब्रिटेन ने जो है वो भी वो सीधा उसने भी हाथ कर लिए हैं कि जी अगर कोई हमला हुआ तो जवाब देंगे। उसके बाद जर्मन कौम बड़ी पुरअमन कौम है, बड़ी मोहब्बत करने वाली कौम है, बड़ी ज़ीरक कौम है। लेकिन यकीनन जब किसी को कौम के गिरेबान में आप हाथ डालोगे तो वो फिर मामा चाचा वो भी नहीं कहेगी। और इसी तरह बाकी जो है भी है वो नेटो जो है वो यकीनन उस जंग को उसी के मुल्क के अंदर रोकने की कोशिश करेगा। और आने वाले वक्त में हो सकता है कोई अग्रेशन ज्यादा बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा ब्लडर गलती को करे, लेकिन जो करेगा तो मुमकिन है वापस उसको इतना जवाब मिलेगा। ये इस तरह की नहीं है कि एक तरफा नहीं कि एक मारता रहेगा दूसरा चुप हो जाएगा, एक मारेगा तो मुमकिन है दूसरा 4 गुना वापस मारेगा उसको। अमेरिका को क्या देख रहे हैं, कहाँ पे खड़ा है सकल? देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अमेरिका जिसका दोस्त हो वो बड़े खतरे में होता है। तो अमेरिका इन दिनों रशिया का दोस्त था अमेरिका पिछले दिनों रशिया का दोस्त था और बड़े प्यार मोहब्बत के उसके हाथ बढ़ाए जा रहे थे। तो उस दोस्ती की वजह से रशिया ने जो है वो फायदा उठाया है। तो आजकल पाकिस्तान के साथ उसका बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, और वो कहता है कि पाकिस्तानी बड़ी तगड़ी कौम है, कुछ न कुछ ईजाद कर रही है, बड़े अशोक बरहान है। तो आप इसका अगर रशिया का आपको दोस्ती का फर्ज समझ आ गई हो तो वहां भी दोस्ती की समझ आ जाएगी। रशिया देखे अमेरिका भी कोशिश करेगा, उसने अपने मफादात थे, उसने यूक्रेन से डिमांड की थी,
मेरे ख्याल उसकी डिमांड पूरी हो गई। बाकी ये है कि अगर जंग चलेगी, असला गोला बारूद उसका बेचेगा भी, तो जितना उसकी दोस्ती थी यार, मेरे ख्याल है उसको भी समझ आ जानी ये कि उसकी दोस्ती का मुझे फायदा कितना हुआ। तो इसलिए अमेरिका अभी बीच बीच में खेलेगा, दोनों जगहों पे खेलेगा, लेकिन अमेरिका जाती तौर देखे ना, पिछले दिनों इसी अमेरिका ने ट्रंप ने आने के बाद जो है वो शाम से उसको फारग कर दिया है। शाम में दाश आ गई है, वहां रशिया का बड़ी इन्वेस्टमेंट भी थी, वहां उसके तल्लुकात भी थे। वो जो शाम के प्रेसिडेंट है बशर असद, वो भाग के वहां भी गए हैं। अब अगर अरबों में वाद जगह जो है वो बचती है शाम के, उसकी रशिया के कोई मुल्क पे कंट्रोल है, कोई तल्लक है, तो वो ईरान के साथ है। तो मैंने पहले इसलिए कहा था कि जब ईरान के मामला देख रहे कि वहां किस करवट बैठते हैं, सुना ये है कि फलस्तीन की गजा के अंदर जो है वो जुल्म जबर जो है वो 100 गुना बढ़ गया है और उनका परेशान हल कोई नहीं है। पहले जो कोई बोलता था, कोई खबरें आती वो भी आना बंद हो गई उनकी। ईरान के ऊपर बकायदा धमकियां के बयान जारी किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि हम हमला करेंगे। आप देख रहे हैं ईरान इससे डर रहा है, खौफजदा है? देखिए, ईरान एक बड़ी ज़ीरक कौम है और उसने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा हुआ है और मुकाबला करना जानता भी है। लेकिन दूसरी बात ये देखें, जिस तरह ईरान के अंदर सिक्योरिटी क्लब्स हुए, ईरान के जो है वो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे या कोई जो भी, वो जिस तरह उनको मारा गया है, जिस तरह हनीफ हानियों को मारा गया, वहां अंदर मारा गया, पेजर हमले जो हुए, जब इस तरह के हमले हो ना, हम इसकी मिसाल दे रहे, रूस की बात कर रहे थे, रशिया के अंदर जब 4000 किलोमीटर जाके अंदर आपका हमला हो और आपकी सिक्योरिटी फेलियर हो जाए, तो उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं और कौन का मोरल डाउन होता है। इसी तरह जो ईरानी कौम है, जिस तरह वहां हमले हुए हैं, जिस तरह बड़ी पेचीदा हमले हुए और बड़ा वो ऐसे हमले थे कि वो सोच भी सकता था कोई बंदा, तो वो हमले हुए, तो यकीनन वहां से मोरल भी डाउन होता है और खौफ भी होता है और जो आपकी लड़ने की कैपेसिटी वो भी कमजोर हो जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि उनका भी इंसार वो अरबों पे तो था नहीं, उनके सारे दुश्मन आगे पीछे बैठे हुए, उनके भी कौन उनके ही। तो उसके बाद रशिया उनकी कितनी मदद करेगा, रशिया को कितना एंगेज किया जाएगा, यानी ये भी हो सकता है कि जो रशिया के साथ सब कुछ हुआ हो वो कहीं उसी को, उस सारे मामलात को जो है वो सर्फ नजर करने के लिए और ईरान वाले मामले पे ज्यादा ध्यान करने के लिए हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। चले, बहुत शुक्रिया सर आपको। नाज़रीन, अमेरिका बड़ी वैसे मजे की बात, जिसका दोस्त बन जाए बस वो समझे फारग है। ये बड़ी एक जबरदस्त बात आपको बता रही है। और जब कोई मक्खन लगाने लगे तो उससे भी बाज लो, क्योंकि ये जो मक्खन जब लगाता है कोई तो समझे कोई ना कोई काम डालेगा। मैं वैसे तो कई दफ़ा ये वाक़या सुना चुका हूँ, चले आज फिर सुना देते हैं। मैं कोई 20-25 साल पहले की बात है, कुछ अर्सा इंग्लैंड में टैक्सी चलाता था, कोई 8-10 महीने टैक्सी वहाँ पे चलाई मैंने। एक मेरे साथ बंदा बैठ गया, मैंने उसको एयरपोर्ट से लिया, तो वो कहता है मैंने आप जैसा ड्राइवर नहीं कोई देखा। कहता ज़बरदस्त कट, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। कहता क्या बात है, रास्तों का भी पता है। अच्छा, वो दूसरे दिन मैंने ना उसका वो मक्खन लगा के चला गया। अब दूसरे दिन जैसे ही मैं निकला ऐसी जगह से, तो वहाँ पे कट मारा, तो कट लगा नहीं जाके ट्रक के अंदर। तो आज तक मैं जब भी ये 20-25 साल हो गए, मैंने कहा ये बाबा मरवा गया मक्खन लगा के। तो ये जब कोई मक्खन लगाए ना, उससे बचना है, पंप कराए वो ठीक है, आप बहुत बड़ी आइटम हो तो समझे बात बेड़ा गर्क होने वाला है, वहाँ पे एहतियात करनी, ये नहीं समझ लेना वाकई में बड़ी आइटम हो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, एक तरफ जर्मनी में आपने देखा जो बॉर्डर पुलिस है वहाँ पे सख्ती है, और दूसरी तरफ अदालत का एक फैसला आया है, उसने इस वक्त जनाब हालात को कुछ तब्दील किया या नहीं किया, जो सियासी बना वाले लोग हैं। इसी पे आज का प्रोग्राम होगा। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं जर्मनी से। खान साहब, ये अदालत के फैसले के बाद क्या देख रहे, क्या होने वाला है, थोड़ा सा फैसले का भी बता दीजिए हमारे देखने वालों को। नहीं, होना क्या है, तो बात यह है कि हुकूमत की जो नई हुकूमत है, इसने आती पॉलिसी बदली थी थोड़ी सी और गंजे को कंट्रोल सख्त किया था, इसलिए कि भाई जो कानूनी तब्दीली है उसमें तो वक्त लगता है, या अदालतें जो अदालतों का रवैया है, जो अदालतें मदद करती हैं असालम के कानून के अंदर, असालम सीकर केस, उसमें वो हुकूमत तो उससे मुतमईन नहीं है, लेकिन यह कि उस सारे प्रोसीजर को वक्त करने में एक वक्त लगेगा। तो फौरी तौर पर हुकूमत ने यह फैसला किया था कि भाई जो बॉर्डर है उनके ऊपर बाकायदा बहाल कर दिया जाए, वहाँ बॉर्डर कंट्रोल जो है वो शुरू हो जाए।
वो इस तरफ तो कम है जो फ्रांस या इससे हॉलैंड वगैरह से मिलते हुए, लेकिन उन्होंने बास बॉर्डरों के ऊपर जिधर से दुनिया एंटर होती है, ऑस्ट्रिया का बॉर्डर है, ये बल्कान स्टेट से जो लोग आते हैं, फिर इसी तरह पोलैंड से जो दुनिया आती है, चेक रिपब्लिक वगैरह से, पोलैंड से होकर जो लोग आते हैं, वहां पर उन्होंने बाकायदा सख्ती शुरू कर दी थी। नए बाकायदा कैंप बना दिए गए थे, खैमे वगैरह लगा के पुलिस दफ्तर कायम किए गए, गाड़ियों को चेक करना शुरू कर दिया गया था। और उससे इनको ये एक तसल्ली हुई थी, जो फिगर आई थी कि भाई हमारा ये सिस्टम जो है कामयाब है और हम काफी कुछ असाइलम सीकर्स को रोकने में कामयाब है जी। और ये बात सही है कि भाई काफी जो फिगर आई थी, अब इसका फिगर तो मेरे जहन में नहीं है, मुझे पता नहीं था आपने इस पे प्रोग्राम करना है, तो वो फिगर नीचे काफी नीचे चली गई थी असाइलम सीकर्स की, एंटर होने वालों की। लेकिन अब जो ज्यादा बॉर्डर इन्होंने फ्रैंकफर्ट ओडा वाले कंट्रोल किया है पोलैंड का, वहां से 10 सोमालिया के लोग जो है वो जर्मन ग्रेंजे को पहुंच गए थे और वहां उन्होंने असाइलम अप्लाई किया और उनको उन 10 असाइलम सीकर्स को बकायदा शिफ्ट कर दिया गया ब्रांडनबर्ग, ये कहाँ का जो असाइलम का लागर बना हुआ है वहां पे। उसकी बकायदा जो तस्वीरें आई हैं इस सारी बहस के अंदर कि उनको बकायदा ऑस्ट्रेट इशू हो रहे हैं सब कुछ करके। अब उसके बाद उनमें से 3 को रिपोर्ट कर दिया गया था, ग्रेनेडा पुलिस ने उनको पोलैंड के बॉर्डर पे पहुंचा दिया, उनको वहां वापस पोलैंड भेज दिया हुआ। उस पर उन्होंने अपील की थी फर्वाल्टुंगगericht बर्लिन के अंदर, और फर्वाल्टुंगगericht बर्लिन ने ये इससे पहले भी ये 2-3 दफा अदालतों ने इस किस्म का फैसला दिया है। इन हालात में ये तवक्को नहीं करते थे कि अदालत ऐसा फैसला देगी। उसने फिर यही फैसला उठाया है कि भाई जो यूरोपीय यूनियन का कानून आप बना रहे हैं, वो जो मुल्क का कानून है वो उसके ऊपर हावी नहीं है। यूरोपीय यूनियन का जो भी कानून आप बना रहे हैं वो इंजामी मामलात है, आप इंजामी तौर पे अपने आप को सेव करने के लिए जो कानून बनाते हैं, लेकिन जो असाइलम का ग्रोनगेसेट जो जर्मनी का कानून है मुल्क का, उसके अंदर आपके ग्रेंजे पे जो बंदा पहुंच जाता है वो असाइलम लेने का हकदार है, ये मतलब असाइलम के लिए अप्लाई कर सकता है, तो आप उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इस कानून से ये एक नई बहस शुरू हो गई है, इसको बहुत उछाला है हुकूमती जराए भी, और जो लोग मुकदमे लड़ते हैं असाइलम सीकर से उन्होंने भी इसको बहुत उठाया इस पॉइंट को कि भाई जब अदालत ये कह रही है तो फिर ये हमारे जो ग्रेंजे, एक सवाल तो ये उठ गया कि ग्रेंजे कंट्रोल जो है इतना फिर बेकार जाएगा। अगर बंदा ग्रेंजे पे पहुंच जाता है और असाइलम का नारा लगा देता है तो फिर आप उसको असाइलम लेने में मजबूर है कि भाई उसको एंटर करें, मंजूर हो या ना हो ये बात की बात है। तो ये एक नई बहस जो है वो 2-3 दिन उठी हुई है, 2 दिन से जर्मनी के अंदर, और इसका रिजल्ट देखें वो यही कह रहे हैं, हुकूमत तो ये कह रही है कि देखें जी अगर हम इस बात को कंसिडर कर लें तो फिर हमें जो इस मामले में रुकावटें खड़ी करने में, इसका फैसला करने में तो बहुत वो अच्छा लगेगा। तो फिर उस वक्त तक तो इसका मतलब है कि हमारे दरवाजे खुले हुए, तो हमारी सरहदें खुली हुई है कि जो मर्जी असाइलम वहां तक पहुंचे वो असाइलम अप्लाई करे। और जो आर्डन का कानून है जो कहलाता है, आर्डन कानून के तहत जिसके तहत वापस भेजा जाता है, उसकी तो वैल्यू खत्म होकर रह गई है। तो बस इस किस्म की बहस जो है इस वक्त जर्मनी में कल से उठी हुई है, इसको काफी। लेकिन आप ये देख लें कि इस मुल्क के अंदर कम से कम इतना तो है कि अगर किसी कानून से कोई मुतासर हो रहा है, या चाहे वो हुकूमत को मतलब हुकूमत उसे एग्री करती नहीं करती, या हुकूमत को पसंद आता है या नहीं आता है, उसके अंदर पब्लिकली एक रिएक्शन आपको नजर आता है। एक आवाम की आवाज, जनरल माहौल जर्मनी के अंदर यही है कि हाँ असाइलम सीकर बहुत ज्यादा आ गए, इनको ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब ये आवाज उठती है, किसी अदालत की तरफ से इशारा दिया जाता है कि नहीं हमारे कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद है, तो फिर उसके ऊपर एक बहस का दरवाजा तो खुल जाता है। इसके मुकाबले में आप देख लें हमारे मुल्क के अंदर 4 दिन हो गए हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर निकाला हुआ है कि भाई कुर्बानी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मजाल है कोई पूरे पाकिस्तान से या कोई पंजाब से कोई आवाज उठी हो कि भाई इस जाति के खिलाफ
ये ऐसा फैसला क्यों किया जा रहा है, ये हुकूमत इन मामला में क्यों इन्वॉल्व हो रही है। ये फर्क है तरक्की याफ्ता मुल्कों का। शायद जिन मुल्क में तालीम है, इल्म है, वहाँ के लोगों का, और आम सोच पे जहाँ पे मजहबी मौलवी का मजहब जो है सोच गालिब का ये सोसाइटी के ऊपर, उसमें और ये एक में नुमाया फर्क जो है वो आपको नजर आता है जी। अच्छा खान साहब, जब भी कोई फैसला ऐसा आता है ऐसी अदालतों का, तो अपने मुल्क पे तो नजर जाती है कि हम कितने पीछे हैं। अच्छा ये है जी कि कोई भी जर्मनी के बॉर्डर पे पहुंच जाए तो उसकी सुनवाई के बगैर उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। अब खान साहब आप देखते हैं कि पार्लियामेंट कोई ऐसे कवानीन तब्दील करेगी या क्या आप करेगी, क्योंकि ये तो देखिए पार्लियामेंट कानून तब्दील करना चाहती है, लेकिन जो मुल्क की जरूरत है उसको भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते जो बहस हुई थी असेंबली के अंदर, उसके अंदर यही बात सामने आई थी कि भाई हम को रास्ता तलाश करें जिसके अंदर मुल्क की जरूरत पूरी हो। 3 लाख आदमी हमें रोज चाहिए। इस साल मई तक जो इन्होंने वीजे शीजे निकाले हैं स्पेशल कैटेगरी के, वो कहते थे उसमें तफसील उन्होंने बताई थी। अब सारी तफसील तो मेरे ध्यान में नहीं है, कि मुझे फिगर इतनी याद है कि 18,000 बंदों ने अप्लाई किया जर्मनी के अंदर वीजे में, और मई तक 5 मई या 7 को डेट उन्होंने दी थी। उस वक्त तक सिर्फ 10,000 के करीब वीजे उनके क्लियर हुए थे, और उनकी फीलिंग ये है कि भाई इस तादाद में हम एक साल के अंदर मैक्सिमम 18,000 से ज्यादा वीजे क्लियर नहीं कर सकते पूरे साल के अंदर, जबकि हमारी डिमांड जो है वो 3 लाख की है। इसलिए कि जो मुल्क सिक्योरिटी के अंदर है उसकी वजह से इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं कि जो बंदा वीजा अप्लाई करता है उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के लिए जर्मनी के अंदर से उनके आगे क्या जराए हैं कि वो इस मुल्क से अप्लाई हो रहा होता है, वहां से वो बंदे की सिक्योरिटी कैसे लेते हैं, क्या जो भी उनका सिस्टम है वो कहते हैं वो इतना उसमें इतनी देर लगती है, इतना देर से हम क्लियर होते हैं कि उसको वीजा जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देगी जो इदारे यहाँ के हैं हम उसको वीजा इशू नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम 18,000 से वीजा इसे नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि भाई पाबंदियां लगानी है तो उसके लिए मुतबादल रास्ते भी तलाश करो, जो इससे मुल्क की प्रोडक्शन, अगर हम पीछे रह गए या बैक पे चली गई तो फिर मुल्क का अपना नुकसान होगा, टैक्स आना कम हो जाएगा। वैसे भी अगर मुल्क जो है इंडस्ट्रियल मुल्क का अपनी प्रोडक्शन के अंदर पीछे रह जाए तो फिर जो हम अब एक रफ्तार जिस रफ्तार से जर्मनी तरक्की कर रहा उसमें रुकावट बन जाएगी। इसलिए ये तमाम मसले इस वक्त मुल्क में खड़े हुए हैं। अब इसका क्या हल निकालते हैं सियासतदान, बाहर कोई ना कोई चीज तो इसकी निकलेगी और इसके ऊपर बाहर बहस हो रही है, लेकिन जो अंदाजा है कि भाई बंदों को निकाल बाहर करेंगे उसके आगे यकीनन दीवार खड़ी हो गई है जो पिछले हफ्ते बहस हुई है उसके बाद। कासम आप देखते हैं कि ये भी हो सकता है कि लीगल कर दिया जाए लोगों को और इन्हें से काम लिया जाए। लेकिन पहले भी इन्होंने ऐसी स्कीमें निकाली हैं, अल्फा वेगो वगैरह जो वीजा निकले थे वो इन्हीं स्कीमों के तहत निकले। ऐसी कोई ना कोई हो सकता है स्कीम जो गवर्नमेंट निकाल दे। अच्छा एक और चीज है, जिस तरह अभी मुल्क के हालात भी जो आप सबके नजर में है कि किस तरह जा रहे हैं, फौज के लिए लोगों की जरूरत है। जब जर्मन फौज में चले जाएंगे तो फिर और भी जगह खाली हो जाएगी। यकीनन सिर्फ फौज के जो साथ सिविलियंस काम करते हैं वो उससे कम तादाद नहीं होती। उसके लिए क्योंकि पूरा नया सिस्टम इन्होंने बनाना है। आपने देखा नहीं इस वक्त जब हम 74 में यहाँ लोग आने शुरू हुए थे, सारे अक्सरियत जो थी यूएस आर्मी के जो सिविलियन इदारे थे उनके अंदर भर्ती हो गई थी, पोस्टर खाली थी, जो बनना चाहता था उसको जॉब मिल जाती थी। क्योंकि खाली फौज लड़ाई की लड़ना फौज ने है, लेकिन उस इदारे को चलाने के लिए जो बेपनाह इदारे साथ बनते हैं दूसरे सिविलियन इदारे, उनके अंदर भी लोग चाहिए होते हैं और ये पूरा एक नया निजाम खड़ा करना चाहते हैं फौज का। खासा हमारे पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं, क्या वजह है? हमें वीजा नहीं मिल रही या हमारे ऊपर सवालात बहुत उठते हैं इतनी जल्दी? पाकिस्तान से बहुत कम लोग हैं, नजर ही नहीं आ रहे कि आ रहे हैं इंडिया के उसकी निस्बत बड़ी तादाद में लोग नजर आते हैं यहाँ। मैं समझता हूँ अभी तक पाकिस्तान में इस वीजे की अहमियत जो जर्मनी ने खोला हुआ है नहीं है। इस तरह लोगों को पता नहीं। अभी तक तो लोगों के पास कौन आते हैं जिन्हें अलग बे भी नहीं पता था, वो ये कहते हैं सुना है जर्मनी को वीजा निकल रहा है। और अगर वो थोड़ा सा हुकूमत ऑर्गेनाइज करे इस काम को या लोग अपनी सतह के ऊपर
जिसको हम फराइन कहते हैं, या जो कम्युनिटीज है, वो अपने आप को इस पर ऑर्गेनाइज करें। तो जो बेसिक मतलब जिसमें बहुत ज्यादा तालीम नहीं चाहिए थे, टेक्निकल काम जो है वो इदारे ऐसे खुल जाए या नॉर्मल ट्रेनिंग दे के उनको तैयार कर दिया जाए, तो बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान से जर्मनी आ सकती है। लेकिन ना हुकूमत की ऐसी को खास तवज्जो है और ना ही कम्युनिटी को इस तरफ को खास तवज्जो। पिछले दिनों एक मेरे मिलने वाले थे, उनसे मुलाकात हुई, तो वो कहते जी हमने कुछ वीज़े निकलवा ले थे और जब हमने उस पर कोशिश की तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने तावन नहीं किया। फिर हमने नेपाल से बंदे लिए और 300 वीज़े वो बता रहे थे और ये सही खबर थी मेरे पास भी। तो क्या वजह, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिलचस्पी, नेपाल की गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को दिलचस्पी, तो हमें क्या वजह है इसकी? देखें, गवर्नमेंट की को इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इंडिया के अवाम जो है वो मजबूर करते हैं। वहाँ तालीमी सिस्टम बहुत इम्प्रूव कर गया हुआ है और वहाँ से जो लोग बेकार निकलते हैं वो बाहर इंटरनेट वगैरह के जरिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर वो प्रेशराइज करते हैं अपनी हुकूमत को। हमारे यहाँ ना अभी तक ये सिस्टम नहीं है, ना हमारा FA BA पढ़ा हुआ बंदा, उसको कुछ पता नहीं है, ना वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल तो बड़ा पाकिस्तान के लिहाज से अखबारों में आता रहता है दुनिया के, तो भाई वहाँ सबसे ज्यादा ये फास्ट फिल्में वगैरह देखी जाती है, लेकिन इंटरनेट का पॉजिटिव जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान में ही है। अगर अवाम की तरफ से डेवलप हो एक ऐसा प्रेशर, तो यकीनन हुकूमत के अंदर ऐसे इदारे मौजूद हैं जो मजबूर हो जाएंगे काम करने के ऊपर। इसलिए हर एक को वहाँ एक दूसरे की परवाह नहीं है, बैसियत कौम इकट्ठे होकर करने की जो है ना कि जो इंसान को आगे लेके जाती है चीज, वो मादा हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। सब अपनी एक बिखरी हुई सोच के साथ जिंदा रह रहे हैं, इसलिए भेड़ चाल वाली को है। अगर एक कौम बन के और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे को कंधा देते हुए अगर आप इन चीज स्कीमों के ऊपर गौर करें, सोचें, तो हर कम्युनिटी अपना सोचती है और वो उसी में मगन है। बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब ने बात बड़ी अहम की। हमारा होता ही है कि कोई तरक्की कर रहा तो उसकी टांग कैसे खींचनी है, और इंडियन जो है वो खुद ढूंढते हैं। अब ये प्रोग्राम किया, मुझे लिखना शुरू कर देंगे, वो वेबसाइट बताएं कैसे आना है, ये करना वो करना। वो समझते हैं कि मुबारक साहब और खान साहब बैठे हुए यही काम कर रहे हैं। आपको एक रास्ता बताना हमारा मकसद होता है। पिछली दफा वेबसाइट भी बता दी, उसके बावजूद वो मुझे ईमेल आ रही किसी खतून की जर्मनी से। इसमें अब करना क्या है, हम सुबह से शाम तक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, एक रास्ता बताया इंटरनेट में। जब वो जर्मनी में रह के खतून को नहीं पता चल रहा तालीम का हमारा ये मेयार है, तो वो एक दफा मैं उसको भेजा लिंक, फिर वो लिख रही थी। तो ये आपने खुद अपनी कोशिश करनी। इंडियन ठीक है, खान साहब ने वो इंग्लिश जानते हैं हमारे, क्योंकि बूटी प्रोग्राम है और बूटी प्रोग्राम में फिर यही होता है, क्योंकि स्विच प्रोग्राम भी इसे कहते हैं, जैक लगना। तो ये जैक हर जगह पर नहीं लगता, खुद भी कुछ करना पड़ता है। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।